स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की अगली क्लास में। आज हम करने वाले हैं बिहार की अपवाह प्रणाली के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था और उसको बहुत ही विस्तार के साथ हमने अध्ययन करने का प्रयास किया था। हमने इतना विस्तार में किया है कि उससे आने वाले एक भी प्रश्न, चाहे पीटी हो या फिर मेंस हो, उससे नहीं छूटेगी। ठीक है, वैसे ही हम आज करने वाले हैं बिहार की अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली की अगर बात करें तो अपवाह तंत्र का तात्पर्य वैसे नदी तंत्र से है जिसके तहत सतही जलधारा, ठीक है, सतही जलधाराएं, नदियाँ, झील, ये सारे जो है वो एक विशेष ढाल का अनुसरण करते हुए चलती है। उसी चीज़ को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो हमें बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। पीछे आप लोगों को मैप दिख रहा होगा जो बिहार के नदियों के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है 90% भाग नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। इसलिए बिहार में, अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ पर प्रतिवर्ष 109 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। 109 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो भी नदियाँ हैं, सारी नदियों में सालों भर पानी पाई जाती है। पहले ये जानना चाहिए कि यहाँ हिमालय नदी है, यहाँ पठारी नदी है। पठारी नदी जो होती है वो हम हर वर्ष पानी नहीं ला पाती है, सीजन में ही लेके आती है, बरसात के सीजन में ही। परंतु बिहार में वर्षा जो है, वर्षा का वितरण जो है वो 109 सेंटीमीटर का है। इसलिए लगभग सभी नदियों में वर्षा का पानी होने की वजह से नदियों में पानी उपलब्ध रहता है। अगर बिहार की नदियों को देखें, बिहार की अपवाह प्रणाली की बात करें तो बिहार की अपवाह प्रणाली मुख्य रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा की जाती है। यानी कि गंगा नदी जो है बिहार की अपवाह प्रणाली की मुख्य नदी है। बाकी जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, या तो वो उत्तर से या फिर दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आई बात? अगर हम नदियों की बात करें तो बिहार की नदियों को हम दो भाग में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहली वो नदियाँ जो हिमालयी क्षेत्र से आती है और दूसरी वो नदियाँ जो पठारी क्षेत्र से आती है। जब भौगोलिक संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि बिहार जो है वो हिमालय के दक्षिण में बसा हुआ है। यानी कि बिहार के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में पठारी भाग है, छोटा नागपुर का पठार है। समझ में आ रही बात? तो नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहली जो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, हिमालय से जो भी नदियाँ आएगी वहाँ उस नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और ज़्यादा पानी होने की वजह से ये जो क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। पठारी भाग की नदियाँ जो है पठारी क्षेत्र से आती है, उस नदियों में वर्ष भर पानी ना होने के कारण ये जो क्षेत्र है सूखा का क्षेत्र है। और सूखा के क्षेत्र में भी हमने कल बात किया था कि ये वाला जो एरिया है कर्मनाशा, सोन, दोआब, ये जो एरिया है सबसे सूखा क्षेत्र में आता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदी में सबसे पहले सबसे पहली नदी घाघरा नदी है, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरी नदी है हमारी गंडक नदी। ठीक है, उसके बाद तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक नदी। सारी मुख्य नदियों की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली नदी है वो बागमती है। ठीक है, उसके बाद कोसी है और यहाँ पर एक नदी है महानंदा। ये हमारी हो गई हिमालयी नदियाँ। यानी कि हिमालय से आने वाली मुख्य नदियों में घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ये नदियाँ उत्तर बिहार के मैदान में अवस्थित है।
उसके बाद हम पठारी भाग से आने वाली नदियों की बात करें तो एक नदी यहाँ से आती है जो उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए आती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को हम कर्मनाशा नदी बोलते हैं। ठीक है, कर्मनाशा पहली नदी हो गई। इसके बाद हमारी सोन नदी है जो इन सारे जिलों का बॉर्डर बनाते हुए आकर पटना के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। पटना नहीं, आप एक जगह है दानापुर, वहाँ आकर मिलती है। उसके बाद मुख्य नदियों में एक है पुनपुन नदी, दूसरी है फल्गु नदी। ठीक है, उसके बाद है किऊल नदी, यहाँ पर है बदुआ नदी, एक छोटी सी नदी और है अजय नदी। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है, जो पूरे उसका पानी जो है पूरे बिहार में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी हो गई दक्षिण बिहार की नदियाँ। ठीक है, तो नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बिहार राज्य को हम 7 नदी क्षेत्रों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। जैसे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को 10 भागों में बांटकर पढ़े थे, वैसे ही नदी क्षेत्रों की अगर बात करें तो बिहार को 7 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है घाघरा गंडक। घाघरा और गंडक, पहला है घाघरा गंडक। ठीक है, ये है घाघरा गंडक। घाघरा गंडक क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र को हम घाघरा गंडक क्षेत्र के नाम से जानेंगे। उसके बाद है गंडक बागमती क्षेत्र। दूसरा है गंडक बागमती क्षेत्र यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा गंडक बागमती क्षेत्र है। फिर उसके बाद है बागमती और कोसी क्षेत्र। ये है कोसी नदी, ये है बागमती नदी, तो इसके बीच में जो भी क्षेत्र आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, बागमती और कोसी क्षेत्र। उसके बाद जो अगला क्षेत्र है वो है कोसी और महानंदा क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में जो भी पाए जाते हैं जगह उसको हम कोसी महानंदा नदी क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो उत्तर बिहार में 4 कौन कौन से, घाघरा गंडक क्षेत्र, घाघरा गंडक नदी क्षेत्र, गंडक बागमती नदी क्षेत्र, फिर बागमती कोसी नदी क्षेत्र, फिर कोसी महानंदा नदी क्षेत्र। समझ में आ रही बात। इसके बाद हम दक्षिणी बिहार में अगर बात करें तो दक्षिणी बिहार में कर्मनाशा, यहाँ बताया था कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा और सोन नदी क्षेत्र। ठीक है, कर्मनाशा सोन नदी क्षेत्र। उसके बाद है सोन पुनपुन क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है सोन पुनपुन क्षेत्र। उसके बाद है पुनपुन और सकरी क्षेत्र, यह है सकरी नदी जो झारखंड से आती है, इस क्षेत्र को हम सकरी पुनपुन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इतने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है बिहार को। इसी के क्षेत्र में ये वाला हिस्सा भी आ जाता है। समझ में आ गई बात। अब सारे नदियों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, सबसे पहले लिखिए, टाइटल डालिए अपवाह प्रणाली, बिहार राज्य की, बिहार की अपवाह प्रणाली, टाइटल डालिए। इसमें सबसे पहले लिखिए नदियाँ। सबसे पहले अपवाह प्रणाली का आप लोग डिफिनीशन लिख लें। डिफिनीशन है, अपवाह तंत्र का तात्पर्य, अपवाह तंत्र का तात्पर्य वैसी नदी तंत्र से है, वैसी नदी तंत्र से है जिसका निर्माण सतही जलधाराएं नदी
झील आदि का या फिर झील आदि द्वारा ढाल का विशेष अनुसरण करते हुए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिख लीजिए बिहार की अफवाह प्रणाली गंगा नदी पर आधारित है। ठीक है, आगे लिखिए बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप बिहार का लगभग 90% धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अफवाहों द्वारा निर्मित हुआ है जिसमें गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए उद्गम के आधार पर नदियों के उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला लिखिएगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा लिखिएगा, या फिर दूसरा लिखने से पहले इसी में नदियों के कुछ नाम भी डाल लीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ डैश दीजिएगा और इसमें लिखिएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि। उसके बाद दूसरा लिखिए पठारी या प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ। पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, इसमें डैश दे के लिखिएगा कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, बदुआ आदि। ठीक है, चलिए इसके बाद ये लिख लीजिए भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार राज्य को 7 नदी क्षेत्रों में बांटा गया है। 7 नदी क्षेत्रों में बांटा गया है। डैश दे के लिखिएगा पहला घाघरा गंडक नदी क्षेत्र, घाघरा गंडक नदी क्षेत्र। दूसरा गंडक बागमती नदी क्षेत्र, गंडक बागमती नदी क्षेत्र। तीसरा
बागमती कोसी नदी क्षेत्र, बागमती कोसी नदी क्षेत्र। चौथा कोसी महानंदा नदी क्षेत्र, कोसी महानंदा नदी क्षेत्र। पांचवा कर्मनाशा सोन नदी क्षेत्र, कर्मनाशा सोन नदी क्षेत्र। छठा सोन पुनपुन नदी क्षेत्र, सोन पुनपुन नदी क्षेत्र। और सातवां पुनपुन सकरा, पुनपुन सकरी नदी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सबसे पहले हम गंगा नदी की बात करते हैं, क्योंकि गंगा नदी ही मुख्य नदी है बिहार की। गंगा, चलिए देखते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। पीटी में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगर इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र वो होता है कि जहाँ तक इसकी जो पानी है, ठीक है, इसकी पानी जहाँ तक इसका जल पहुँच जाता है वो सारा इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। तो अगर इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 15,165 वर्ग किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र के साथ बिहार में गंगा नदी बहती है। कितना? 15,165 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम क्षेत्र की अगर बात करें, उद्गम क्षेत्र तो उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी है, उसके पास गंगोत्री हिमनद है। उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है केदारनाथ के पास, वहीं से इसका अवतरण होता है। ठीक है, गंगा 5 नदियों के मिलने से गंगा बनती है। 5 नदी जब आपस में मिल जाती है फिर वहाँ से गंगा इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, अगर बिहार में इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश से बिहार में बक्सर ज़िले में, ठीक है, बक्सर ज़िला है, बक्सर ज़िले में चौसा एक जगह है, चौसा के पास बिहार में आकर प्रवेश करती है यहाँ पर। ठीक है, बक्सर में चौसा जगह है, वहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों में हमें सब नदियों की नाम पता होनी चाहिए, जैसे गंडक, सरयू, कर्मनाशा। ठीक है, ये सारी है। इससे प्रश्न ये भी आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण नहीं करती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें है, सबसे पहले तो गंगा है। गंगा जब यहाँ मिलती है चौसा में, तो यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो सबसे पहली नदी कौन सी है सीमा बनाने वाली? गंगा नदी। इसके बाद है गंडक। गंडक नदी जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद है घाघरा नदी, जिसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी बोलते हैं, वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद है कर्मनाशा, जो यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इतनी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारण करती है। कितनी हो गई? 4। सबसे पहली गंगा, उसके बाद यहाँ है घाघरा, यहाँ है कर्मनाशा और यहाँ है गंडक। यानी कि 4 नदियाँ जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा का निर्धारण करती है। समझ में आ गई बात? चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। टाइटल डालिए गंगा नदी।
गंगा नदी, लिखिएगा। गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के, गंगा नदी बिहार के मध्य में, बिहार के मध्य में पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। गंगा नदी की, गंगा नदी की भारत में लंबाई, भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। 445 किलोमीटर की लंबाई बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड की केदारनाथ चोटी के पास, केदारनाथ चोटी के उत्तर में, केदारनाथ चोटी के उत्तर में अवस्थित गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद का गोमुख है। ठीक है, गोमुख है। गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिहार के, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर ज़िले में, उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर ज़िले में चौसा के पास, चौसा के पास, चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। चलिए आगे लिखिए। यह है गंगा नदी। ऊपर से आने वाली जो भी नदियां हैं, यानी कि ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तर, और नीचे के हिस्सा को क्या कहते हैं, दक्षिण। तो उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा में नदियां, दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा में नदियां, इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए कि गंगा नदी में उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा या फिर इसको हम बाईं तट भी बोल सकते हैं। अगर गंगा का प्रवाह इधर से इधर है, यानी कि पश्चिम से पूरब है, तो अगर हम ऐसे रहते हैं तो हमारा बायां साइड ये है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर से या फिर बाईं से, बाईं ओर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ, और डैश देकर लिखेंगे डैश देकर लिखेंगे घाघरा, घाघरा, गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बलान, बागमती, बलान, कोसी, महानंदा और कमला, कोसी, कमला और महानंदा। ठीक है। अब लिखिए
अब लिखिए दक्षिण दिशा से या फिर दाईं तट पर आके मिलने वाली नदियाँ। दक्षिण दिशा से या फिर दाईं ओर से या फिर दाईं तट पर, गंगा की दाईं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। इसमें डैश देकर लिखेंगे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है कौन कौन से ज़िले में प्रवाहित होती है, कौन कौन से ज़िले में प्रवाहित होती है, तो इसको लिख लीजिए। लिखिए गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में, गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। तो ये हो गया हमारा गंगा के बारे में विस्तृत जानकारी। इसके बाद हम अगली नदी पे चलते हैं। सबसे पहले लेंगे घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा, इसी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो नदी है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जो बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो नेपाल में एक जगह है नाम्या नहीं नाप्या। ठीक है, वहीं से ये नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में सारण जिला में छपरा के समीप आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार में इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 83 किलोमीटर तक इसका प्रवाह क्षेत्र बिहार में पाया जाता है। ठीक है, ये नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा का निर्धारण करती है। ये भी नोट में लिख लेने हैं, हाईलाइटेड में लिख लेने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी जो है ये भी 7 धाराओं के आपस में मिलने के बाद गंडक नदी का निर्माण होता है। अगर 7 धाराओं की बात करें तो उसमें है सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, सालीग्रामी, सदानीरा आदि कई नामों से जानते हैं इस नदी को। ठीक है, ये सारे जो हैं इनकी धाराएं हैं और इन्हीं के नाम से इस नदी को भी हम जानते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी है। ठीक है, नेपाल में श्रेणी है अन्नपूर्णा, जहाँ एक जगह है मानंगमोट और कुतांग जो नेपाल और तिब्बत के सीमा के मध्य पाया जाता है। तो 2 जगह है मानंगमोट और कुतांग, इन दोनों के मध्य से इसका प्रवाह क्षेत्र प्रारंभ होता है, यानी कि वहाँ से निकलती है। इसकी अगर बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो 630 किलोमीटर बिहार में इसका
प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये जो नदी है, ये नदी पश्चिमी चंपारण में आकर बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है भैंसालोटन। ठीक है, भैंसालोटन, वहाँ आकर ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ है भैंसालोटन, वहीं बिहार में आकर ये प्रवेश करती है। ठीक है, इसी नदी पर पश्चिमी चंपारण में बैराज का निर्माण किया गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर है, वहीं पर बैराज का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न आए हुए हैं कि बैराज निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो बैराज नदी जो है गंडक, बैराज बांध जो है गंडक नदी पर निर्माण किया गया है। ठीक है, ये जो नदी है, ये नदी कुछ जिलों का सीमा निर्धारण करती है। जैसे ये नदी सारण और मुजफ्फरपुर का सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गुजरते हुए ये पटना के सामने, ये है पटना के सामने गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसी नदी के तट पर, ठीक है, ये जो संगम है, ये गंगा नदी और गंडक नदी का, इसी तट पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, जिसे सोनपुर पशु मेला के नाम से जानते हैं या फिर हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जानते हैं, यहीं पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ठीक है, इसी नदी की अगर बात करें तो नेपाल में इस नदी को गंडक, नारायणी या फिर गंडकी के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हैं इस नदी के, ये सारे ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप दो नदियों के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले घाघरा के बारे में लिखिएगा। इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल के नाम्या स्थान से है। शुरू में क्या लिखे थे? उद्गम स्थल में है, लिखिएगा। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नाप्या है। ठीक है, इसकी लंबाई, या फिर ऐसे लिखिए, ये नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जिसका लगभग 83 किलोमीटर क्षेत्र, लगभग 83 किलोमीटर लंबाई बिहार में प्रवाहित होती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा का निर्धारण करती है। यह सारण जिला में आकर छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसे ऊपरी भाग में लखनदेई और करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी भाग में लखनदेई और करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। इसके बाद टाइटल डालिए गंडक, ठीक है, और इसके बारे में लिखिए।
गंडक नदी सप्तगंडकी, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है इसलिए सप्तगंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि कई नामों से जानी जाती है जो 7 धाराओं के मिलने से बनती है, जो 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इस नदी की उत्पत्ति अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से हुई है, थोड़ा सा रुक जाइए, अब रुक जाइए, आज नहीं रुक जाइए। के मध्य से हुई है जो बिहार में, 10 को मैं दे दूंगा, खुद बुला के। जो बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन स्थान पर, भैंसालोटन के पास, स्थान छोड़ दीजिए, भैंसालोटन के पास प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। बैराज बांध का निर्माण किया गया है। ये जो बांध है इसका आधा भाग नेपाल में और आधा भाग बिहार में अवस्थित है। ठीक है, निर्माण किया गया है। यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर का सीमा निर्धारण करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसे सोनपुर पशु मेला के नाम से भी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। नेपाल में इस नदी को गंडक नारायणी या गंडकी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बूढ़ी गंडक। गंडक के बाद ही बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है, पहले गंडक ही यहाँ पर प्रवाहित होती थी, फिर इसने अपना रास्ता बदल लिया।
ठीक है, रास्ता बदलकर गंडक पश्चिम की ओर चली आती है और फिर जो रास्ता में फिर से जो नदी प्रवाहित होने लगती है उसी नदी को हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नदी की अगर बात करें तो ये जो नदी है हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से लेकर सबसे लंबी यही नदी है। ठीक है, तो प्रश्न ये हो सकता है कि बिहार में उत्तर नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हिमालय श्रेणी के विशंभरपुर एक स्थान है, हिमालय श्रेणी में विशंभरपुर स्थान है, वहाँ उसी के पास एक जगह है चौतरवा चौर, वहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी कि उद्गम स्थल इसका चौतरवा चौर है। ठीक है, ये जो नदी है उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जितनी भी नदियां हैं सबसे ज़्यादा जलधारा तेज इसी नदी की, मतलब इसकी जलधारा सबसे तेज है। ठीक है, ये जो नदी है गंडक नदी का ही परित्यक्त धारा है जो मुख्य नदी के पश्चिम में खिसक जाने से प्रवाहित हुई। बूढ़ी गंडक के तट पर अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर स्थित है। ठीक है, इस नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर इसमें देखें तो डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनुती, अनजान कोटे आदि ये सारी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बागमती की। ठीक है, बागमती जो है ये भी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी है बागमती, यानी कि बागमती जो है गंगा में ना मिलकर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बागमती की उत्पत्ति की अगर बात करें तो नेपाल में महाभारत श्रेणी है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो नदी है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है, और मधुबनी जिला है। मुजफ्फरपुर ये है शिवहर, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कमला नदी जो है ये भी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र जब भौगोलिक स्थिति बता रहा था तभी बताया था तराई क्षेत्र। ठीक है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है और तराई क्षेत्र से प्रभावित होते हुए बिहार में जयनगर जो मधुबनी जिला में है, जयनगर में प्रवेश करती है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं कि गंगा नदी के समान मिथिला में कौन सी नदी को पवित्र माना जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, हमारी कमला नदी। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनमें सोनी, ढोरी, भूतही, बलान ये सारी नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद है कोसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पहले इसके बारे में आप लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए बूढ़ी गंडक। यह नदी गंडक के समानांतर इसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है,
हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है जिसकी उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है जिसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों में डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनउती, अनजान कोटे आदि हैं। इसी नदी के तट पर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया आदि नगर बसे हुए हैं। स्थित हैं, बसे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद टाइटल डालिए बागमती। यह बूढ़ी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति नेपाल में हिमालय श्रेणी से हुई है। यह नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में लाल वकैया, मुरेंगी, लखनदेई, अधबारा, सिपरीधार, कोला और छोटी बागमती आदि हैं। इसके बाद टाइटल डालिए कमला नदी। इसके बारे में लिखिए।
यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर में प्रवेश करती है। इस नदी को मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। कमला नदी बिहार में कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इन धाराओं की अधिकतर नाम कमला ही है। इसकी एक धारा कोसी में मिलती है, जबकि एक धारा खगड़िया में जाकर बागमती नदी में मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है और इसको अपनी धारा बदलने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रास्ता बदलने वाली नदी। ये एक निश्चित रास्ता का अनुसरण नहीं करती है, हर वर्ष ये अपना रास्ता बदलती रहती है और बरसात के मौसमों में इसमें इतना पानी भर जाता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी अवस्था हो जाती है, यानी कि बाढ़ बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में लाया जाता है कोसी नदी के द्वारा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये नेपाल में एक जगह है सप्तकोशिकी, गोसाई स्थान है जिसे सप्तकोशिकी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से निकलती है। ठीक है, सप्तकोशिकी 7 धाराओं के मिलने से कोसी नदी का निर्माण होता है, इसलिए इसे उस जगह का नाम या फिर इस नदी को भी सप्तकोशिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। इन धाराओं का अगर नाम देखें तो क्या है? इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छुकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी, ये सारी जो धाराएं हैं वो कोसी की धाराएं हैं और इन्हीं सारे धाराओं के मिलने से कोसी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक जगह है त्रिवेणी जहाँ पर ये सारे धाराएं आपस में मिलती है और एक नदी का निर्माण करती है, वहीं से इसका नाम कोसी पड़ता है। ठीक है, ये जो नदी है इतना बाढ़ लाती है कि इसकी बाढ़ की विभीषिका के कारण इसको बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
पूर्णिया आदि जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है तथा पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। यानी कि 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर ये स्थानांतरित हो गई है। इसी से समझिए कि ये अपना धारा, अपना रास्ता कैसे परिवर्तित करती है। ठीक है। कोसी नदी कुशरैला के पास, कुशरैला एक जगह है, उसके पास आकर गंगा में मिलती है और गंगा में मिलने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, पीटी में आ सकता है कि कौन सी नदी गंगा नदी में मिलने से पहले कुशरैला के पास डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो नदी कौन सी है? कोसी नदी। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए। यह नदी नेपाल में गोसाई स्थान, नेपाल में गोसाई स्थान या फिर सप्तकोशिकी, एक ही जगह का नाम है, से निकलती है, से निकलती है। इस नदी का निर्माण 7 धाराओं के मिलने से होता है। 7 धाराओं के मिलने से होता है। इन धाराओं का नाम इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छुकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी है। ठीक है। त्रिवेणी के पास आकर ये सभी धाराएं आपस में मिलकर कोसी कहलाती है या फिर कोसी नदी का निर्माण करती है। इस नदी का या फिर यह नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार की शोक नदी के नाम से संबोधित होती है। बिहार की शोक नदी के नाम से संबोधित होती है। इसके साथ ही यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है तथा 200 वर्षों में, पिछले 200 वर्षों में यह नदी 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो चुकी है। पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो चुकी है। कोसी नदी कुशरैला के पास गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम महानंदा से प्रारंभ करेंगे और फिर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, इन सबको देखते हुए पूरी नदियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। जब नदी हो जाएगी तो इसके बाद नदियों के साथ साथ हम कुंड के बारे में भी पढ़ेंगे। बिहार में कुछ गर्म कुंड भी पाए जाते हैं, प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं, इसलिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। कुंड के साथ साथ हम बिहार में जलप्रपात के बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद झील, बिहार में कौन कौन से झील पाए जाते हैं और झीलों के साथ साथ आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होते हैं उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। ठीक है,
ये जब समाप्त हो जाएगा फिर हम बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।